वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करनी थी किसके बारे में, जो अपन का क्वेश्चन था त्रिविमीय मुक्त कण के लिए शून्य से ई परास में कोष्ठकों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के लिए वितरण फलन, ये हेडिंग है। तो जरा समझना, इसमें अपन ने ऊष्मागतिक प्रायिकता का एक फॉर्मूला लिख रहे थे, जिसको अपन लिख रहे थे कितना कि इस तरह से लिख रहे थे फैक्टोरियल n अपॉन में पाई i से लेकर i इक्वल टू 1 से लेकर जितनी भी कोष्ठकाएं होंगी फैक्टोरियल ni, इस तरह से लिख रहे थे ऊष्मागतिक प्रायिकता को। इससे मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं कि एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय के अंतर्गत गैस भरी हुई है और गैस भरी हुई है, उस गैस के पार्टिकल्स के हम स्थिति और संवेग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो उसको हमने अनेक कोष्ठकों से मिलकर बना हुआ मान लिया। इस तरह से अनेक कोष्ठकों से मिलकर हमने इसको मान लिया, जिसमें ये पहली कोष्ठका है, इसकी जो एनर्जी है, इसमें पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो E1 है, इसमें E2 E3 इस तरह से कोई भी कोष्ठका है, इस तरह से I भी, ठीक है, जिसमें कणों की जो ऊर्जा है वो कितनी है EI, और टोटल कणों की संख्या n है, टोटल एनर्जी है इस निकाय की E, और इसमें पार्टिकल्स की संख्या है n1, इसमें है n2, इसमें है n3 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसमें है पार्टिकल्स की संख्या ni। तो इस तरह से अपन ऊष्मागतिक प्रायिकता को मतलब उसमें वितरित करने के तरीके जो हमारे पास थे कि सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था, किसी भी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ऊष्मागतिक प्रायिकता कहला रही थी, वो कितनी थी फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितनी भी यहाँ पर कोष्ठकाएं होंगी, ये जैसे कि r है तो i इक्वल टू 1 से लेकर r ये हो जाएगा। तो इसको हमने w1 से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये ऊष्मागतिक प्रायिकता है यहाँ पर, और जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। अब इसमें क्या किया हमने, जैसे भी कोई भी i वी कोष्ठका है, अब i वी कोष्ठका को हमने एक ही कोष्ठका है, ठीक है, इसको एक से अधिक कोष्ठकों से निर्मित मान लिया। जिस तरह से इसको हमने दो कोष्ठकों से निर्मित मान लिया, तो एक कोष्ठकों के संगत सह कोष्ठकों की जो संख्या होगी उसको हम GI से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर GI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर हम इसको जैसे इस वाली कोष्ठका को तीन इस तरह से हमने सह कोष्ठकों में उप कोष्ठकों में विभाजित कर दिया कि एक कोष्ठका भी और छोटी छोटी कोष्ठकों से मिलकर बनी हुई है, और वो कितनी है 3 है। तो इसमें इसकी GI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो किसी भी कोष्ठका के संगत सह कोष्ठकों की जो संख्या होगी उसको हम GI से रिप्रेजेंट करते हैं, और GI को यहाँ पर बोलते हैं सांख्यिकी भार। क्या बोलेंगे इसको, सांख्यिकी भार। एक कोष्ठका को हम कितनी सह कोष्ठकों से या उप कोष्ठकों से निर्मित मान रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे GI से, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल्स कितने थे, ni थे, ठीक है, और सभी की जो एनर्जी है वो कितनी थी, EI थी। सभी कोष्ठकाएं हैं उनकी भी एनर्जी कितनी रहेगी, EI। तो ये कहलाएगी अपभ्रष्टता की कोटि। अपभ्रष्टता कहलाती है कि एक जो कोष्ठका है वो यदि एक से अधिक कोष्ठकों से निर्मित है, सह कोष्ठकों से निर्मित है, तो उसको हम बोलते हैं अपभ्रष्टता। इसको क्या बोलते हैं, अपभ्रष्टता। इस वाली को हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि एक ही कोष्ठका है, इसको हम दो कोष्ठकों से निर्मित मान रहे हैं, IV कोष्ठका है, ठीक है, ये IV नंबर की कोष्ठका है, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी है ni। यदि हम ni इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वसम एवं विभेदी। कैसे होते हैं, सर्वसम एवं विभेदी, सभी समान होंगे लेकिन हम उनमें क्या कर सकते हैं, विभेद करते हैं, विभेद कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो यहाँ पर ni की वैल्यू हमने 2 ले ली, और दो उपकोष्ठकाएं हैं, तो दो कणों को हम इनमें कितने तरीके से वितरित कर सकते हैं, जैसे कि दो कण हैं तो विभेदी हैं, तो A और B से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक कण A इसमें हो, B इसमें हो, एक तो ये वाली स्थिति हो जाएगी, ठीक है, अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं नीचे। एक तो A इसमें हो, B इसमें हो, इस तरह से हो सकता है, या B इसमें हो, A इसमें हो, ये हो जाएगा, या AB इसमें हो, इसमें 0 हो, या 0 और AB, ये वाली 4 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो यदि ni की वैल्यू 2 है, GI की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी दी है हमने 2, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन रही है। तो यानी कि अगर एक कोष्ठकाओं को हम एक से अधिक सह कोष्ठकाओं से निर्मित मान रहे हैं, तो वहां पर IV कोष्ठका के लिए कितना आ जाएगा, GI की पावर में ni, GI की पावर में ni। जैसे कि GI का मान यदि आप 3 लेते हैं, यहाँ पर 3 लेते, तो ये यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बनती,
तिनामतिया नो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कि इसमें पार्टिकल हो, ये दोनों जैसे कि ए भी है 0 0, इस तरह से टोटल 9 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बनाकर देख लेना आप। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, GI की पावर में NI। ये तो हमने किस कोष्ठका के लिए बात की थी, IV कोष्ठका के लिए। यदि पहली कोष्ठका है उसके लिए G1 की पावर में N1, दूसरी है G2 की पावर N2, तीसरी को मानना है तो G3 की पावर में N3। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें टोटल ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालनी है कब, यदि हम प्रत्येक कोष्ठकाओं को उप कोष्ठकाओं से निर्मित मान रहे हैं तो सभी काम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी वो मल्टीप्लाई में होती हैं, इसलिए I का मान 1 2 लेकर जितना भी होगा उतना हो जाएगा। तो एक ऊष्मागतिक प्रायिकता तो ये आई और दूसरी ऊष्मागतिक प्रायिकता ये आई। तो GI को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सांख्यिकी भार, कि एक कोष्ठका कितनी सह कोष्ठकाओं से मिलकर बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे GI सांख्यिकी भार। तो कुल ऊष्मागतिक जो प्रायिकता होगी यहाँ पर वो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो फैक्टोरियल N, दोनों के लिए हमने एक ही नोटेशन यूज कर लिया, पाई I, और यहां पर लिख दिया GI की पावर में NI अपॉन में कितना, फैक्टोरियल में NI। दोनों के लिए एक ही नोटेशन हमने यूज कर लिया कि इस क्वांटिटी का क्या हो रहा है, G1 की पावर में N1 बटे फैक्टोरियल N1 इंटू G2 की पावर में N2 अपॉन में फैक्टोरियल N2। इस तरह से ये सारी की सारी जो टर्म आ रही हैं वो किस में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इस तरह से अपन चल रहे हैं इसमें। तो इस तरह से टोटल ऊष्मागतिक प्रायिकता हमारे पास कितनी आई, ये आई। यदि हम इसका ln लेते हैं, log लेते हैं ln W, तो ये कितना आ जाएगा ln W हमारे पास। तो मैं इस फॉर्मूले को लेकर हमें आगे सॉल्व करना है, तो देखें इसमें तो W इक्वल टू कितना आ गया, फैक्टोरियल N पाई I GI की पावर में NI अपॉन में फैक्टोरियल में NI। इसको लेकर चलना है यहाँ पे। देखो दोनों तरफ इसमें log लेते हैं, log लेने पर ln W इक्वल टू ln फैक्टोरियल N, ये और ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो ln m इंटू n करेंगे तो log m प्लस log n ln GI की पावर में NI अपॉन में फैक्टोरियल NI। इस तरह से हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा, ln W इक्वल टू ln फैक्टोरियल n, ठीक है। इसको यदि हम ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सारी टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में। G1 की पावर में N1 बटे फैक्टोरियल N1 प्लस N2 में आएगा। खोल लेते हैं एक बार कि G1 की पावर में N1 अपॉन में फैक्टोरियल N1, N2 में G2 की पावर में N2 फैक्टोरियल N2। इस तरह से ये टर्म चल रही है, सभी मल्टीप्लाई में है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ln W इक्वल टू ln फैक्टोरियल n प्लस में कितना आ जाएगा, ln सभी m इंटू n हो रहा है तो सभी प्लस में हो जाएंगे, ln G1 की पावर में N1 अपॉन में फैक्टोरियल N1 प्लस में ln G2 की पावर में N2 अपॉन में फैक्टोरियल में N2। इस तरह से ये सभी किस में चलेंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो ln W इक्वल टू ln फैक्टोरियल n इस तरह से हो जाएगा, प्लस में सभी ये प्लस में है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ I ln GI की पावर में NI अपॉन में फैक्टोरियल NI। यानी कि एक तरह से जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लिकेशन सीधा भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन में अंदर ले जाएंगे लॉग को तो मल्टीप्लिकेशन साइन किस में बदल जाएगा, समेशन साइन में। किस तरह से बदला, पहले मल्टीप्लाई में थे, लॉग वाला फॉर्मूला लगाया, लॉग m इंटू n वाला कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n। ये फॉर्मूला लगाकर हमने सभी को समेशन के फॉर्म में लिख दिया और इतना आ गया, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ln फैक्टोरियल n को अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर n ln n माइनस के n स्टर्लिंग फॉर्मूले से, प्लस में यहाँ पर किस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखो समेशन ऑफ I log m की पावर n log m होता है ni ln gi अपॉन में कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल में ni, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। लेकिन log है वो पूरी क्वांटिटी में है, नीचे फैक्टोरियल में भी चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरह से है, पूरी क्वांटिटी है, ऐसे नहीं करना है। log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाना है पहले, log gi की पावर में ni
ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ln फैक्टोरियल में ni। पहले तो ये लगाना है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद लगाना है n ln n माइनस के n स्टर्लिंग फॉर्मूला प्लस में ये आ जाएगा। अब लगाना है इसमें ni ln gi इस तरह से, और आगे करना है इसमें माइनस के समेशन ऑफ i कितना ln ni ln फैक्टोरियल में ni, ठीक है। अब यहाँ पर ln w की जो वैल्यू आई है, अब n ln n माइनस के n प्लस में i ln gi, ठीक है, ni इस तरह से लिख सकते हैं। केवल पार्टिकल्स की संख्या हम चेंज करते हैं, ni की वैल्यू है वो चेंज होगी, इस चीज का ध्यान रखना आगे, और इसी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगा। इसमें भी हम स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाते हैं, i इसमें कितना हो जाएगा ni ln ni और माइनस के ni, तो माइनस माइनस प्लस में कर दिया, ठीक है, और समेशन ऑफ ni ये वाला समेशन अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, इस तरह से कर दिया। इसको स्टर्लिंग फॉर्मूले से खोला था और समेशन को अलग कर दिया। अब देखना समेशन ऑफ ni किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन ऑफ ni टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल i इक्वल टू 1 से जितनी भी कोशिकाएं जा रही होंगी वो कितने के बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो यहां से ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पर n ln n प्लस में i ln gi ni इस तरह से, और माइनस की कितना i ni ln ni इस तरह से बचेगा हमारे पास कौन, ln w। अब अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति में क्या होगा, जब मैक्सिमम है क्या ऊष्मागतिक प्रायिकता, मैक्सिमम w के लिए क्या हो जाएगा, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। पहले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर इसको तो d n ln n प्लस में समेशन ऑफ i ln gi ni, ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस में i कितना ni ln ni इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव साइन को अंदर पहुंचाएंगे तो इसमें दोनों n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है ये तो, जो कि कांस्टेंट बने हुए हैं। जैसे ही हमने जो कोशिका ली थी, सॉरी पूरा निकाय जो लिया था, उसके लिए n और e का मान कांस्टेंट है। पार्टिकल्स को हम एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ही एडजस्ट कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए इस वाली टर्म का मान तो डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। प्लस में इसका करेंगे तो यहाँ पर i ln gi इतना आएगा, ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा ये dni माइनस इसका इसमें करेंगे तो i की कोशिका में पार्टिकल्स की संख्या चेंज हो रही है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे, डेरिवेटिव को अंदर ले जाएंगे, ni को स्थिर रखा, ln ni का करेंगे 1/ni dni प्लस में समेशन चलेगा ही i इक्वल टू 1 टू लेकर जितनी भी कोशिकाएं हैं। अब ln ni को स्थिर रखना है और किसका करना है, dni का, ठीक है, इक्वल टू कितना चल रहा है, 0 के बराबर चल रहा है। अब यहां पर देखो समेशन ऑफ i ln gi dni, ठीक है, माइनस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समेशन ऑफ dni ये आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस में i ln ni dni इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें, देखो समेशन ऑफ dni को अपन कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ पहले भी लिखाया था, d ऑफ समेशन ऑफ ni पहले भी किया था, ये वाली चीज वहां से देख लेना इसको, dni इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ni n के बराबर है, और dn यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या में जो चेंजेस कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर n का मान कैसा है, कांस्टेंट है। जैसे कि हमारे पास टोटल 1000 पार्टिकल है, जिसमें से 10 इसमें 10 इसमें इस तरह से एडजस्ट हैं, 10 कैसे भी हो सकते हैं, n1 n2 n3 की वैल्यू, तो उनको आपस में चेंज कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1000 बने हुए हैं वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ dni कितना हो गया, 0 हो गया। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये वाली यहाँ पर ये वाली टर्म इसकी वजह से कितना हो जाएगा, समीकरण 2 आएगा या 1 आएगा, इस पर 1 ही आएगा, या ऐसे लिख देते हैं
इस वाली टर्म को हमने समझाया है क्योंकि समीशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू डी एन इक्वल टू जीरो, तो ये वाली टर्म यहाँ पर कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो आई इक्वल टू एल एन जी आई माइनस के एल एन एन आई, तो दोनों में से एल एन जी आई माइनस के एल एन एन आई इस तरह से लिख दिया, और डी एन आई इक्वल टू जीरो इस तरह से लिख दिया। तो एल एन जी आई अपॉन में एन आई, यानी कि जी आई अपॉन में एन आई इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि log m माइनस log n कितना होता है, log m अपॉन n इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसको लिख दिया, जब ये पूरा जीरो के बराबर है तो ब्रैकेट वाली टर्म कितनी के बराबर होगी, जीरो के बराबर, क्योंकि डीएनआई चेंज कर रहे हैं उसमें। डीएनआई में चेंज करते हुए तो हम क्या देख रहे हैं, अधिकतम ऊष्मागतिक प्रायिकता की स्थिति को देख रहे हैं। तो ये वाली स्थिति आ जाएगी यहाँ पर एल एन जी आई अपॉन में एन आई, समीश ऐसे लिख लेते हैं, डीएनए पूरा लिख लेते हैं अभी तो, इक्वल टू जीरो इस तरह से। ठीक है, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर एक, क्योंकि समीशन ऑफ डी एन आई इक्वल टू समीशन डी ऑफ एन आई, यानी कि ये भी कितने के बराबर था, जीरो के बराबर था, समीशन ऑफ आई। और टोटल एनर्जी को हम कैसे लिख रहे थे, टोटल एनर्जी है वो भी है ई आई एन आई, N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अगर हम DE निकालें तो समेशन ऑफ EI DNI। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर पूरी निकाय 100 जूल एनर्जी रख रहा है तो वो अब भी रखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो EI DNI इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसमें तीन समीकरण बनी, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो डीएनआई, और EI DNI इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर तीन। और पहले की तरह इन तीनों समीकरणों को संयुक्त रूप से समीकरण बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, लाग्रांज मेथड का यूज करेंगे। और लाग्रांज मेथड के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण दो और तीन में माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करके समीकरण ऐड में एक में ऐड करेंगे। देखो उसको एक बार पढ़ो। पहले में हम कर रहे थे माइनस के एल अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसमें माइनस अल्फा और माइनस बीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसको आगे सॉल्व कर लोगे आप, जिससे कि अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, जी आई अपॉन में एन आई। तो जी आई अपॉन में एन आई, उसको अपोजिट करके लिखेंगे तो एन आई अपॉन में जी आई, एन आई अपॉन में जी आई हमारे पास कितना आ रहा है, एन आई अपॉन में जी आई इक्वल टू आ रहा है ई की पावर में अल्फा प्लस में बीटा ई आई, इस तरह से आ रहा है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का वितरण फलन, एन आई अपॉन जी आई, इस तरह से। ठीक है, कि उसमें हम जो पार्टिकल हैं उनको किस तरह से वितरित कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा एन आई अपॉन में जी आई। कर सकते हो, इजी है, पढ़ो उसको एक बार। ठीक है, और e की पावर अल्फा को a मान लिया है, वो कोई जरूरी नहीं है, यहां तक ही करना है वैसे ही। तो इस तरह से हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का क्या निकाला, वितरण फलन, ni अपॉन जी को बोलते हैं यहाँ पर वितरण फलन। मतलब ni अपॉन जी एक तरह से किसका काम कर रहा है, यहाँ पर z का काम कर रहा है। z इक्वल टू लिख लेना, भले लिखना चाहो तो, z इक्वल टू ni अपॉन जी इक्वल टू e की पावर में अल्फा प्लस 1 अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध करो कि किसी निकाय के लिए जो एंट्रोपी का मान है वो कितना है, S इक्वल टू एन के एल एन जेड प्लस में E बाई टी, और E क्या है यहाँ पर, आंतरिक ऊर्जा। नॉर्मली हम पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे थर्मो में उसको U से, यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया गया है बस E से। इस चीज का ध्यान रखना।
तो देखो इसको किस तरह से करेंगे यहां पर सॉल्व। जस्ट मिनट। हाँ तो देखो S इक्वल टू एन के एल एन जेड प्लस ई बाई टी इक्वल टू, इसको अपन को सॉल्व करना है। S है यहाँ पर एंट्रोपी, अब एंट्रोपी को निकालना है इसके जरिए, तो इसके लिए अपन को क्या यूज करना होगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था S इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, ये पढ़ा था के एल एन डब्ल्यू, के था यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, डब्ल्यू थी ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो देखो क्योंकि डब्ल्यू को ही लेकर चलते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू कितना था पाई आई, या ऐसे लिख लेते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन में पाई आई फैक्टोरियल ऑफ एन आई, इस तरह से था। इसका यदि हम एल एन डब्ल्यू करके के से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगा और उसको इतने के बराबर लेकर आना है, ठीक है, ये काम करना है। और वो किसकी टर्म में है, जेड की टर्म में। जेड कितना था, जेड होता है समेशन ऑफ आई ई की पावर में माइनस के बीटा ई आई, ठीक है, ये होता है जेड। तो देखो एल एन लेते हैं पहले इसका, एल एन डब्ल्यू इक्वल टू एल एन फैक्टोरियल एन अपॉन में पाई आई फैक्टोरियल में एन आई, इस तरह से एल एन फैक्टोरियल एन माइनस के एल एन एम बाई एन, तो एल एन पाई आई फैक्टोरियल ऑफ एन आई, तो यहाँ पर एन एल एन फैक्टोरियल एन माइनस के, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे बताओ, n1 n2 n3 सभी मल्टीप्लाई में होंगे, तो समेशन ऑफ हमने लिख दिया एल एन, सभी एल एन n1 n2 n3, तो ni और i का मान 1 से लेकर जितना भी होगा, क्योंकि सभी जो टर्म है वो किसमें आएंगी, n1 n2 n3 n4, वो सारी की सारी जो टर्म है ln n1 ln n2 सभी ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने की वजह से हमने उसमें कौन सा साइन यूज कर लिया, समेशन वाला साइन यूज कर लिया, ठीक है। इस तरह से इसको यदि हमें स्टर्लिंग फॉर्मूले से ओपन करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके लिए, तो और इसके लिए अगर हम ओपन करें तो ni ln ni माइनस के ni, ठीक है, तो n ln n माइनस के n, इस तरह से, और यहाँ पर i ni ln ni, ठीक है, ये हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा समेशन ऑफ i ni, ठीक है, और समेशन ऑफ ni से ये वाला जो कैंसिल आउट है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ln w हमारे पास आ गया ये n ln n माइनस के समेशन ऑफ i ni ln ni, ठीक है। अब देखो जो मेन जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है उसमें n तो आ रहा है, तो उसमें तो कोई गड़बड़ी करनी नहीं है हमें, और उसमें ni नहीं आ रहा है, ni मतलब आयवी कोष्ठका में कणों की संख्या नहीं आ रही है, मतलब इसको यहां से क्या करना होगा, हमें गायब करना होगा। तो कैसे करें, देखो क्योंकि ni इक्वल टू पढ़ा है आपने n बाई जेड ई की पावर में माइनस के बीटा ई आई, ये फॉर्मूला पढ़ा था, निकाला था हमने जेड की टर्म में, तो यहां से ln w इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो n ln n माइनस के समेशन ऑफ i ni को इसके रखते हैं ln, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं n बाई जेड ई की पावर में माइनस के बीटा ई आई, ठीक है, और बीटा कितने के बराबर होता था, 1 बाई kt के बराबर, तो ln w इक्वल टू n ln n माइनस के कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ ni, ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो ln n, ठीक है, ln n इस तरह से, प्लस में ln e की पावर में माइनस के बीटा ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो l m इंटू n, तो log m प्लस log n, ये माइनस में हो जाएगा ln z, इस तरह से ओपन कर सकते हैं इसको, तो ln w इक्वल टू n ln n माइनस के समेशन ऑफ i ni ln ni ln n, और माइनस में हो जाएगा ni ln e की पावर में माइनस के बीटा ई आई, ठीक है, और ये वाला माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा समेशन ऑफ i ni ln z, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं ln w इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n ln n, ठीक है,
ln n है वो i पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको बाहर निकाल लिया हमने ln n और समेशन ऑफ ni, इसको अपन कितना लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ni को n। ये कर दिया हमने काम। यहां पर कितना हो जाएगा समेशन ऑफ i ni ln e की पावर में माइनस के बीटा ei, तो माइनस के बीटा ei आगे आ जाएगा और ln e का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और प्लस में ये आ जाएगा ni ln z। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर ln z और ln z इसको भी लिख देते हैं, ln z तो बाहर निकाल लिया और समेशन ऑफ ni इसको अपन ने कितना लिख दिया n लिख दिया, समेशन ऑफ ni को कितना लिख दिया n लिख दिया। तो यहां से तो ये वाली टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये माइनस माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो समेशन ऑफ i ni और बीटा की वैल्यू आ गई अपॉन में kT, ni ei और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन kT, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया और प्लस में n ln z, ये वाली टर्म तो दिखने लगी और k का तो मल्टीप्लाई हो गई। k का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अभी नहीं करते हैं, देखो 1 अपॉन kT कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसको ni ei समीशन में, समीशन ऑफ ni ei कितना लिख रहे थे इसको अपन n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3, इस तरह से सभी के लिए हम कोष्ठकों का योग करें तो वो कितने के बराबर होगा एनर्जी के बराबर, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी एक निकाय है उसकी पूरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये कैसे कि इसमें पार्टिकल्स की संख्या n1 है, ऊर्जा e1 है, इसमें n2 है, इसमें एनर्जी e2 है, इस तरह से टोटल निकालनी है तो n1 e1 प्लस n2 e2 प्लस n3 e3, इस तरह से होगा। तो टोटल इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया e से, प्लस में n ln z, इस तरह से हो जाएगा। k का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन और प्लस में n k ln z, इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा और इसको हम कितने के बराबर लिख देंगे s के बराबर, क्योंकि s इक्वल टू k ln w हमने पहले ही क्या किया था एवेल्यूट किया था, ज्ञात किया था। देखो एक बार इसको, तो s इक्वल टू कितना आ गया e बाई टी प्लस एन के ln z। आपने फ्री एनर्जी पढ़ी है, फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी u माइनस के ts होता है, यानी कि e माइनस ts लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं e से, तो u माइनस ts या e माइनस ts, यहाँ से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? यदि हम यहाँ पर e माइनस के ts निकाल दें तो इसमें अपन को करना क्या है, देखो ये समीकरण आ गई, इसमें t का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, ये t का मल्टीप्लाई कर दिया, e माइनस ts करना है तो e माइनस ts इधर ले गए इसको तो, और इसको इधर ले आए माइनस के n के t ln z, और e माइनस ts कितने के बराबर है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से u माइनस ts की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के n के t ln z। तो देखो जो s है उसको भी हमने z के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसको भी हमने z के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो मेनली यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो एंट्रोपी है या किसी आयवी कोष्ठक में कणों की संख्या है, उन सभी को हम किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना, एंट्रोपी हुआ, आयवी कोष्ठक में पार्टिकल्स की संख्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा हुई, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हुई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किसके फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेड फंक्शन के रूप में, और जो कि क्या है एक संवितरण फलन है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।